नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला जल्द देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की आबकारी नीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक नगरों पर शराबबंदी और नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत कई अहम फैसलों के संकेत दिए हैं। इस नीति का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना और सरकार के राजस्व को संतुलित करना है। इस पर बहस तेज है कि क्या ये फैसला धार्मिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर संतुलन बनाए रख पाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म स्थलों की पवित्रता और शराब की बिक्री का मुद्दा फिर से चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर सरकार गंभीर है। साधु संतों के अनुरोध पर सरकार पवित्र शहरों में शराब की दुकानों को हटाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी और लाइसेंस के नियमों में बदलाव की तैयारी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करने का फैसला सरकार की प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल लोक जैसे पवित्र स्थलों के पास शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़े। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाए। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। संत समाज ने सरकार से ये मांग की थी और अब ये मांग पूरी होती दिख रही है। नई आबकारी नीति के जरिए सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। लाइसेंस फीस 20% तक बढ़ाने और सिंगल दुकानों की नीलामी के प्रस्ताव ने ठेकेदारों के बीच हलचल मचा दी है। हालांकि सिंगल दुकान प्रणाली पर पहले भी सवाल उठे थे और ये 2003 में असफल साबित हो चुकी है। शराबबंदी के इस फैसले को विपक्ष दिखावे की राजनीति बता रहा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहाँ से करे। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताए? कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो? क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? आगामी कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। इस नीति के तहत धार्मिक शहरों से दुकानें हटाने, लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी और सिंगल दुकान प्रणाली लागू करने की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शराबबंदी धार्मिक शहरों तक सीमित रहेगी और बाकी जगह राजस्व का संतुलन बनाए रखा जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या शराबबंदी और नई आबकारी नीति से सरकार धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बचाने में सफल होगी या फिर ये कदम आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच उलझ कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। शराब नीति में धर्म नीति, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आबकारी मामलों के एक्सपर्ट पंकज भदौरिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, फैसला निश्चित तौर पर काफी बड़ा ये माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक नगरों का वातावरण दूषित ना हो, इसको लेकर लगातार प्रयास होना भी चाहिए। लेकिन क्या आप मानती हैं कि फैसला जितना प्रभावी है उतना आसान भी होगा और आने वाले समय में धरातल पर यह दिख जाएगा? देखिए अमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जन भावनाओं के साथ चलने वाली सरकार है और जन समर्थन के साथ चलने वाली सरकार है। तो जो जनता के बीच से आवाज उठती है उसी आवाज पे काम करती है। आपने देखा होगा जिस तरह हमारे प्रदेश के संतों से कई बार इसकी मांग आई थी, उसी के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सर्वप्रथम मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी का कि उन्होंने इस कदम जो उठाया है
है, हमारे सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत सच्ची श्रद्धा है, भावना है। और जो सनातन के प्रति तो ये सच्ची श्रद्धा है ही है, ये साथ साथ जन कल्याण की तरफ, जनता की भावनाओं के साथ जो चलने वाले कदम भी है। जिस तरह सरकार हमेशा जनता के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, उसी में ये एक फैसला लिया है। और हमने देखा है जब से डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, उन्होंने जितने पहले ही वर्ष में अपने कार्यकाल के जो ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे हम पहले ही फैसले की शुरुआत करें जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर उन्होंने लिया था, या उसके बाद कृष्ण पाथी की जो बात करें, या उज्जैन को एक रिलीजियस सिटी डेवलप करने की बात करें, या इस तरीके के कई अनगिनत ऐसे फैसले लिए जो सनातन धर्म के पक्ष में लिए हैं, जो हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। और ये भी उनमें से एक ऐसा फैसला है जहां पर जनता के कल्याण जरूर होगा। बिल्कुल। रवि जी, क्या सहमति रखता है विपक्ष की जन कल्याण के लिए लिया गया फैसला है, जन भागीदारी से संभव होगा? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है जी। देखिए, लगातार विपक्ष की मांग रही है कि मध्य प्रदेश में चाहे जिस तरीके से शराब बंदी की मांग हो, या जिस तरीके से एमडी ड्रग्स या कोकीन या जिस तरह के अवैध कारोबार हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 20 वर्ष से फल फूल रहे हैं, जिसके आरोपियों के फोटो, जिसके संबंध सीधे उप मुख्यमंत्री से पकड़ाए जाते हैं। 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स, एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री राजधानी भोपाल में मोहन यादव जी की नाक के नीचे चल रही है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार के अपराधियों पर कोई ऐसा शिकंजा नहीं कसा गया। और शराबबंदी की जो मांग है वो कहीं ना कहीं केवल फैशनेबल लगती है, क्योंकि इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी के झूठ जुमले मध्य प्रदेश की जनता पर जिस तरीके से थोपे गए, इनकी जो पूर्व में एक साध्वी मुख्यमंत्री थी वो भी किस तरीके से स्वांग रचती थी शराबबंदी को लेकर, आज वो कहाँ है? उन्हें शायद शराबबंदी की बात अब दिमाग में भी नहीं सोचती होगी कि किस तरीके से वो स्वांग रचते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर सच्ची और नीति के साथ वो प्रदेश चलाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उमंग सिंगार जी के बयान का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री को शराबबंदी करनी तो इसकी पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाए, जिसकी शुरुआत उज्जैन से, जो वास्तव में बाबा महाकाल लोक नगरी है, वहां इस तरह का व्यापार नहीं होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से क्राइम करप्शन से डूबी हुई जो सरकार है वो लगातार मध्य प्रदेश को नशे के काल में डुबोना चाहती है। पंकज जी का रुख कर लूंगा। पंकज जी, फैसला निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई धरातल पर सरकार इसे उतार सकती है? किस तरह के परिणाम इसके आप देखते होंगे? पंकज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं जी। पंकज जी, फैसला निश्चित तौर पर बड़ा है कि धार्मिक नगरों का वातावरण प्रभावित ना हो, इसलिए शराबबंदी लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। अब किस तरह से इसे लागू किया जा सकता है? क्या एक ही चरण में आप मानते हैं कि सरकार सफल हो पाएगी इसे लागू होने में, और कितने सकारात्मक परिणाम हमें इसके देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ऐसा है जी, शराबबंदी का जो निर्णय धार्मिक स्थलों पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने लिया है जी, वो स्थानीय कदम है जी। कि देश सनातन धर्म की हिंदू संस्कृति से चलता है, एक संस्कृति वाला देश जो है, ऐसे निर्णय सराहनीय। लेकिन जी, इसमें एक सवाल जी, मैं एक छोटा सवाल जो है जी, केवल इस पे जो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो ये है कि भैरव बाबा को जी उज्जैन में शराब का प्रसाद चढ़ता है जी, और वही प्रसाद माना जाता है, तो ऐसी चुनौती से कैसे सामना करेगी सरकार? बिल्कुल। और धार्मिक स्थल पे शराब प्रतिबंधित करना एक सराहनीय कदम है, मैं पहले बोल चुका हूँ जी, ठीक है ना। उज्जैन जहां पे जो है शराब को ही प्रसाद बना दिया गया है, तो शराब जो है भैरव बाबा पे चढ़ाई जाती है जी। और दूसरा, जो विपक्ष के नेता मोहन सिंगार जी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शराब बंदी होना चाहिए, तो पहले तो यहाँ कांग्रेस के शासन है, वहां पे कांग्रेस शराबबंदी करवाए। जैसे बिहार और गुजरात, दो राज्य ऐसे हैं जहां शराबबंदी है जी जी। शराब पीने से मरने वालों की संख्या इन दोनों राज्यों में देश में सबसे अधिक है जी। शराब नकली अगर बेची जाती है तो इन दो राज्यों में सबसे अधिक बेची जाती है। अवैध शराब सबसे अधिक बिकती है तो इन दोनों राज्यों में बेची जाती है जी। तो इसलिए क्या इसका
मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने जब ये आदेश किया होगा कि धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की जाए, तो इसका एक मैप तैयार किया होगा। निश्चित तौर पे शासन प्रशासन ने मिलके इसका एक मैप तैयार किया होगा और उनके नीति नियम में ऐसी जो है लाइन रही होगी कि वो कर सकते होंगे। बाकी सपोज की देवास से जो है शराब खरीद के 2 बोतल शराब का एक शौकीन व्यक्ति उज्जैन में जाके पिए, रेस्टोरेंट में पिए, तो उसको कौन रोकेगा। होशंगाबाद में मतलब अगर आसपास के जिले में शराब बिक रही है तो स्वाभाविक सी कि शराब पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो चाहे उनके लिए वो धार्मिक नगरी हो चाहे आर्थिक नगरी हो, ठीक है ना, तो वो जो है शराब पीना नहीं छोड़ सकते, वो तो शराब पिएंगे। बहुत सारी भ्रांतियां हैं शराब बंदी को लेकर के और जहां बिक रही है उसको लेकर। अभी शराब जहां बंद की जाएगी तो सबसे पहले तो शराब माफियाओं में जो अवैध शराब बेचते हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि उनको एक नया रोजगार मिल जाएगा। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जहां पे पहले भी सरकार ये काम, तो सरकार मतलब आज से थोड़ी ये पहले से है कि एजुकेशन के जो बड़े मतलब स्थल है, मतलब जो शिक्षा के मंदिर है, जो धार्मिक मंदिर है, वहां से दूर जाकर के शराब की दुकानें होंगी, वहां से दूर शराब पी जाएगी, तो पहले से ही है। अब धार्मिक स्थलों पे परमानेंट प्रतिबंध लगाना ये एक सराहनीय कदम है, लेकिन इस कदम के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आबकारी एक्सपर्ट पंकज भदौरिया जी बता रहे हैं। गुंजन जी, निश्चित तौर पर कुछ जगहों पर, जैसे कि हम धार्मिक नगरी उज्जैन की ही बात करें तो रिवाज चला रहा है, सालों से परंपरा चली आ रही है, उनके साथ इस फैसले को लागू करना क्या गुंजन जी चुनौती आप मानती हैं? और दूसरा सवाल बहुत वाजिब भी है कि जो कोचियागिरी है, माफिया है, अवैध शराब का परिवहन है, इस पर भी अंकुश लगा रहे, इसे लेकर सरकार कितनी प्रतिबद्धता रखेगी? अमित जी, आपका पहला सवाल नहीं सुन पाई मैं, कुछ टेक्निकल एरर रहा होगा, तो आप एक बार दोबारा गुंजन जी, जिस तरह से उज्जैन है जहां पे बाबा महाकाल को शराब का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, सालों से परंपरा चली आ रही है, धार्मिक नगरी में पूरी तरह से शराब प्रतिबंधित हो जाती तो निश्चित तौर पर उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो क्या जनभागीदारी इसमें आप मानती हैं कि सरकार के साथ होगी? देखिए, जो सवाल आपका है ये हमारे धर्म गुरु ही उसका जो एक सोल्यूशन है वो लेकर आएंगे, चूंकि वो एक मंदिर परिसर की बात हो रही है, वहां के मंदिर परिसर की जो भी प्रक्रिया होती है ये राजनीतिक प्रक्रिया से परे होती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जनभावनाओं के साथ चलने वाली सरकार है। यहाँ पे जो राजनीति को किसी भी भावना के साथ, सनातन धर्म के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं किया है। ये कांग्रेस की तरह नहीं किया है कि जहां पर हमें वोट बैंक चाहिए होते हैं तो वहां ये धर्म के एक चोला ओढ़ लेते हैं, और जहां नहीं चाहिए होते हैं तो वहां ये सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं। हमारे लिए ये एक राजनीतिक फैसला जो लिया है ये जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया। लेकिन अगर उज्जैन में अगर मंदिर में शराब चढ़ने की जो बात है, वहां के धर्मगुरु ही इस पे एक उचित निर्णय ले पाएंगे। अब रही दूसरी बात, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगी पंकज जी की बात से। पंकज जी ने भी, रवि वर्मा जी बहुत शराबबंदी को लेके अभी बात कर रहे थे, ये सवाल मैं रवि वर्मा जी से भी पूछना चाहूंगी जो पंकज जी ने भी उठाए हैं कि क्या कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पे शराबबंदी के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या वहां शराब बंद है? पहली बात ये, और इन पे इनका जवाब आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, इन्हें जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी को। दूसरा, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 2018 में, जब उनकी सरकार बनी थी 15 महीने की, तो कमलनाथ जी ने क्या रोकने के स्टेप उठाए थे? रवि वर्मा जी को मैं याद दिला दूं, इसको बढ़ोतरी के जो एक्साइज पॉलिसी उस वर्ष की निकली थी उसमें जो जितने प्रावधान थे, चाहे वो मॉल में शराब दुकान खोलने जैसे रहे हो ताकि महिलाएं वहां जाके ले सके आसानी से, या वो गाँव में खोलने को लेके रहे हो, ऐसे अनगिनत ऐसे प्रावधान थे उस एक्साइज पॉलिसी में जहां पे इसको बढ़ोतरी और मिल रही थी शराब की ठेकेदारी
गिरफ्तारी को लेके। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई कदम उठाया है और जनता के कल्याण के लिए उठाया है, उसमें भी कैसे आरोप प्रत्यारोप निकालने हैं ये कांग्रेस बखूबी जानती है। जनता के विरोध में बोलने का हर एक काम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कर रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि कम से कम जो आस्था से जुड़े मुद्दे हैं, जो निर्णय सरकार जन भावनाओं के रूप में ले रही है, कम से कम उसमें तो समर्थन दे, ना कि उसमें भी इस तरह अपने झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी उस झूठी छवि को और नीचा गिराने की जो कोशिश। रवि जी जवाब दीजिए, क्या सरकार के इस निर्णय के समर्थन में नहीं है विपक्ष? चर्चा को मैं बहुत ही विस्तृत रूप से सुन रहा था और जो मध्य प्रदेश के आम नागरिक है वो भी सुन रहा हूँ कि असल मुद्दों पे चर्चा कौन नहीं करना चाहता है। असल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़बोले पर्ची वाले प्रवक्ता नहीं करना चाहते हैं। इसलिए करना नहीं चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में न केवल जिस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जो नेक्सस देश में सामने निकल कर आते हैं, 2000 करोड़ की जो एमडी ड्रग्स का मामला है, गुजरात से विकास अय्यर जैसे लोग पकड़े जाते हैं, मध्य प्रदेश में हरी संजना जैसे लोग पकड़े जाते हैं जो सीधे मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं और भाजपा के पदाधिकारी हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अगर उनमें हिम्मत और साहस है तो जगदीश देवड़ा को कैबिनेट से बाहर करते। शराबबंदी पर रवि जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़बोली झूठी बातें करती। उमा भारती जी आप कहाँ हैं जो कल शराब की ठेकों पर पत्थर मार रही थी? आज शराबबंदी की बातें वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश को शराब के काम धंधे या ड्रग्स के अवैध कारोबारों में ढकेलना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को जिस तरीके से प्रदूषित करना चाहते हैं या मध्य प्रदेश की पीढ़ी को जिस तरीके से शराब के काम धंधे में लगाना चाहते हैं, वो सब देखा है कि किस तरीके से अवैध शराब के कारोबार चल रहे हैं। अगर उनकी नीति नियत स्पष्ट है तो बाबा महाकाल लोक की नगरी उज्जैन ही क्यों, मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। और उज्जैन में जिस तरीके से आज क्राइम दर बढ़ी है वो भी किसी दिन छुपी है। कल ही पिछोर में 27 लाख से अधिक के अवैध शराब कारोबार के धंधे जो है सामने आए हैं। क्या कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाई। तो ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़बत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय चरित्र है वो क्राइम करप्शन ही बन चुका है। मोहन यादव जी केवल एक डुगडुगी बजा रहे हैं, जैसी पर्ची उन्हें दी जाती वैसी पर्ची वो पढ़ते हैं। अगर उनकी नीति स्पष्ट है तो पूर्व के नेताओं के भी बयान पर संज्ञान लेते। चलिए, तो पहले से ही शराबबंदी की बात बीजेपी खेमे से हो रही थी लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया, ये विपक्ष का कहना है। पंकज जी का एक बार फिर शुरू करूंगा। पंकज जी, अब शराब लाइसेंस फीस में भी 20% बढ़ाने की सिफारिश की गई है और माना यह जा रहा है कि बजट सत्र जब करीब होगा, बजट सत्र भी करीब है और इस सत्र के दौरान इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। किस तरह का फैसला आप इसे मानेंगे होगा और इसके किस तरह का परिणाम सरकार के फेवर में आप देखते हैं? ये तो बहुत कठिन सवाल है आपका, लेकिन ये जो है जी भाई, शराब का रेट पहले ज्यादा था, फिर शिवराज जी की सरकार में जी कुछ ऐसे निर्णय आए कि शराब जो अवैध शराब हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, जो अन्य राज्यों से शराब जो आ रही थी जी, वो सस्ते दामों में बिक रही थी यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में और हरियाणा में और यूपी में शराब सस्ती है, तो ये सस्ते दामों में वहां बिक रही थी जी। इसके बाद जो है फिर इसके बाद ये शिवराज जी के पास ये बहुत सारी शिकायतें गई आबकारी डिपार्टमेंट की तरफ से, सोशल वर्करों की तरफ से कि शराब यहाँ महंगी होने के कारण अवैध शराब यहाँ बिक रही है। और दूसरी बात, नकली शराब भी। अवैध शराब का मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्य से, उसको नकली शराब भी मान सकते हैं आप। तो वो नकली शराब, एक बोतल से 2-3 बोतल बनाना बगैर मापदंड के, वो नकली शराब की श्रेणी में आती है। तो इसके बाद जो है सीएम ने उस पर कई निर्णय लिए कि अगर मतलब लोग नकली शराब पी रहे हैं और उससे उनको हानि हो रही है तो हमारे राज्य में भी हम थोड़ा सा सस्ती कर देते हैं शराब। तो भाई जो है अवैध शराब नहीं आएगी, ये माफिया जो है वो भी सक्रिय नहीं होंगे। तो उसको देखते हुए पिछले मतलब मेरे ख्याल से 2 वर्ष पहले निर्णय लिया गया था कि शराब को थोड़ा सा सस्ता किया जाए। तो पहले अभी जो 20% बढ़ रहा है तो ये 2 वर्ष पहले रेट वही था शराब का, और शराब के रेट पे बहुत ज्यादा डिस्कस करना मेरे ख्याल से तो है मतलब ये बहुत ज्यादा वो नहीं है कि इस पे डिस्कस किया जाए शराब के रेट पे, और इससे कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू। हाँ ये है कि शराब जो है, शराबबंदी
शराबबंदी पे डिस्कस होना जरूरी है, शराब के रेट पे डिस्कस होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शराब से आता है। अगर शराब बंदी कर देते हैं तो शराब तो उतनी ही मात्रा में मध्य प्रदेश में बिकेगी शराब बंदी के बाद भी, लेकिन उसका रेवेन्यू, एक जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जिससे जनता के हितों के कार्य किए जाते हैं, या मैं कहता हूँ सरकार चलाने में उस रेवेन्यू से मदद मिलती है, तो शराब तो अवैध बिकेगी लेकिन वो रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा आपके बिल्कुल। पास। तो शराबबंदी होने का निर्णय ये कहीं ना कहीं मुझे मतलब बहुत गले नहीं उतरता। बिल्कुल, और आने वाले समय में इस पर स्पष्ट तौर से तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर आबकारी नीति 2025-26 में किस तरह से जो बदलाव की संभावना जताई जा रही है जमीन पर वो होती है, और फिर किस तरह के दूरगामी परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।